Hi, today we are going to discuss very important topic regarding NRI taxation. अगर आप फॉरेन में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इंडियन टैक्स लॉ में आपको क्या करना है। मीन्स आपको आईटीआर फाइल करना है कि नहीं करना, आपकी फॉरेन की इनकम टैक्सेबल हो रही है कि नहीं हो रही। ये सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में मिलेगा, आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर एनआरआई। मीन्स अगर आप इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जैसे आप दुबई में या यूएसए में जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। एज पर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 5 आपकी जो भी ग्लोबल इनकम होगी इज इट नॉट टैक्सेबल। मीन्स आपकी जो फॉरेन इनकम होगी, जो यूएसए या दुबई से जो भी इनकम होगी, सैलरी की इनकम होगी या अदर इनकम होगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। फर्दर आप जो इंडिया के सोर्स से अर्न करेंगे या रिसीव करेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अर्न का क्या मतलब होता है, यानी इंडिया के रिसोर्सेज से कोई आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंडिया है। यानी इंडिया के कोई भी इनकम, कोई सोर्स हो सकता है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो इंडिया की या रेंटल इनकम हो इंडिया से, तो ये सारी चीज़ें टैक्सेबल होंगी एनआरआई होने के बावजूद भी। अगर बाई चांस आपका एनआरआई स्टेटस नहीं, एनआरआई कैसे आप समझेंगे, इसका ये मतलब नहीं अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हैं या यूएसए में जॉब कर रहे हैं तो आप एनआरआई की कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको एज पर इनकम टैक्स लॉ आपको देखना पड़ेगा जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज इंडिया में आपने बिताए हैं, अगर वो फॉल हो रहा है रेजिडेंशियल कैटेगरी में, तब आप क्या हो जाएंगे, एनआरआई से नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट हो जाएंगे। जैसे ही आप रेजिडेंट होंगे तो आपकी कहीं की भी इनकम हो, इंडिया की हो, यूएसए की हो, दुबई की हो, सब टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखना है, कब आपको एनआरआई का स्टेटस दिया जाता है एज पर इनकम टैक्स लॉ। इसको आगे हम समझेंगे। फर्दर हम यहाँ पे बात करते हैं कंफ्यूजन ऑफ एनआरआई। आप अगर विदेश में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके सामने कंफ्यूजन क्या आ रही है। पहली कंफ्यूजन ये आ रही कि आपके पास एनआरओ अकाउंट है, उसमें से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करना है रिमिटेंस पर्पज से, तो इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रोसेस भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। इसके बाद जो आपके सामने कंफ्यूजन आ रही, क्या आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी, आप एनआरआई हैं, आपकी फॉरेन की इनकम एग्जम्प्ट है, फिर भी क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके अलावा आपकी फॉरेन की सैलरी, जैसे दुबई में जॉब कर रहे हैं तो दुबई की सैलरी है। इसके अलावा आप इंडिया में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर ले रखे हैं, म्यूचुअल फंड ले रखा है, उससे कोई इनकम हो रही, उसको क्या करना है। रेंटल इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन इंडिया, उसका क्या करना है। इसके बाद सैलरी इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन एम्बेसी, मीन्स आप इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, मीन्स दुबई में अगर इंडियन एम्बेसी आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, आपको जो सैलरी मिल रही उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके आईटीआर में। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ फॉरेनर, मीन्स मान लीजिए जर्मनी की एम्बेसी यहाँ पर है और उसके कुछ एम्प्लॉय, यानी जर्मनी के सिटीजनशिप वाले कुछ एम्प्लॉय यहाँ पर जर्मनी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप एनआरआई हैं तो आपको कौन सा आईटीआर सेलेक्ट करना है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एट द एंड आपको इन सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप वीडियो प्रॉपरली देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे हु इज एन एनआरआई। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि एनआरआई कौन होता है, आप कब एनआरआई की कैटेगरी में आएंगे। आप बाहर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप एनआरआई। एनआरआई एज पर इनकम टैक्स लॉ डिफाइन होता है। एज पर इनकम टैक्स लॉ ये बताया गया है, आप अगर स्टे करते हैं 182 डेज और मोर इन इंडिया तो आप क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट हो जाएंगे। भले ही आप बाहर जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर 182 डेज और मोर इंडिया में आप रह रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर क्या आपके लिए क्या होगा, 2024 टू 2025, इस फाइनेंशियल ईयर में आप 60 डेज रहते हैं इंडिया में। साथ ही साथ पिछले यानी 2024-25 से पहले के 4 सालों में अगर 365 दिन या उससे ज्यादा रहते हैं तो भी आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो रूल बनाया है इस वजह से बनाया है ताकि आप रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल हो जाए। अगर 182
182 डेज आपके ऊपर कंप्लाई नहीं हो रहा तो 60 डेज वाला आपके ऊपर लगा दें, ताकि आप रेजिडेंट हो जाए। जैसे ही आप रेजिडेंट होंगे तो फॉरेन की इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने पहली कंडीशन क्या है, 182 डेज इंडिया में अगर रहेंगे तो रेजिडेंट हो जाएंगे। अगर इससे यानी इससे कम दिन रहेंगे 182 डेज से, तो फिर आप एनआरआई की कैटेगरी में बने रहेंगे। सिमिलरली अगर पिछले साल 60 दिन मीन्स 182 डेज वाले में तो आप कैटेगराइज नहीं हो रहे हैं, आप एनआरआई की कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी 182 डेज से अगर कम रह रहे हैं, मान लीजिए आप 100 डेज रह रहे हैं, अगर 100 डेज रह रहे हैं तो भी आपके लिए ये कंफर्म नहीं कि आप एनआरआई हो गए, नहीं। उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 60 डेज रहते हैं और पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रह रहे हैं, 365 दिन और उससे ज्यादा, तो भी आपको एनआरआई से हटाकर रेजिडेंट बना देंगे और आपकी फॉरेन की जो भी इनकम है वो उस पर टैक्स लगा देंगे। तो आपको दोनों कंडीशन प्रॉपर चेक करना है, यानी आपको प्रॉपर वॉचवर रखना है, ताकि आपका एनआरआई स्टेटस बना रहे और आपकी फॉरेन इनकम एग्जेम्पशन में चली रहे। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ हम बातें बताएंगे, नोट ओनली टू बी सीन 182 डेज और मोर, यानी किस केस में इंडियन गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दिया है कि वो प्रीवियस ईयर में जो 60 डेज वाली है वो कंडीशन नहीं देखेंगे, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे। ये रिलैक्सेशन है, आप समझ रहे हैं ना, ये रिलैक्सेशन है 182 डेज। 160 डेज तो बहुत कम होते हैं, अगर 60 डेज से ज्यादा रहे तो आप और फर्दर आपने कंडीशन फॉलो कर ली पिछले 4 सालों की, तो आपको रेजिडेंट बना देंगे और फॉरेन की इनकम पर टैक्स लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए रिलैक्सेशन है, किस 3 कैटेगरी में रिलैक्सेशन दी। पहली कैटेगरी उसको रिलैक्सेशन दिया जाए जो इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जा रहा, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या आप दुबई जा रहे हैं या यूएसए जा रहे हैं, आप जॉब के पर्पज से जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या देखा जाएगा, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी। सेम इसी तरह क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो उसके केस में भी 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी, सिर्फ कंडीशन कौन सी देखी जाएगी, 182 डेज वाली। फाइनली एक और कंडीशन जिसमें क्या बताया गया, इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो कहलाता है कि आपके फादर या ग्रैंडफादर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए। अनडिवाइडेड इंडिया यानी जब पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक में था, तब अगर तब के टाइम में अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, तो जो भी आपके लिए ये सिनेरियो आ रहा है, विजिट टू इंडिया इन फाइनेंशियल, यानी आप तो बाहर ही रह रहे हैं लेकिन आपके फादर और ग्रैंडफादर कैसे हैं, इंडियन ओरिजिन से हैं, तो आप इंडिया में अगर विजिट करते हैं इन ए फाइनेंशियल ईयर आपको मैंने बता दिया है 2024-25, अगर इस बीच आप इंडिया में आते हैं एंड इंडियन इनकम अप टू 15 लाख, यानी 15 लाख से ज्यादा नहीं है आपकी जो इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम नहीं, सिर्फ ओनली इंडियन टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 15 लाख से 15 लाख तक है, तो आपको क्या रिलैक्सेशन है, सिर्फ 182 डेज। इन तीन लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी, 60 डेज वाली कंडीशन, यानी ये रिलैक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। पहला जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरा क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तीसरा जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं लेकिन उनकी इंडियन इनकम अप टू 15 लाख। तो इनके लिए सिर्फ एक कंडीशन देखी जाएगी, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से क्रॉस कर रही, 15 लाख से जैसे ही क्रॉस कर रही तो आप सेकंड कंडीशन आपकी लिए देखी जाएगी। इस सेकंड कंडीशन में बस इतना मॉडिफिकेशन किया है गवर्नमेंट ने, 60 डेज के अलावा आपको क्या दे दिया गया है, 120 डेज का दिया, यानी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि 120 डेज देखा जाएगा। सेकेंड कंडीशन में 120 डेज देखा जाएगा, और अगर 120 डेज आप रहे हैं और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाया जाएगा। बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि आप रेजिडेंट तो हैं लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका यह मतलब अगर आपकी फॉरेन की इनकम है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो फॉरेन की इनकम इंडिया से कंट्रोल या मैनेज हो रही है तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है बिजनेस बाहर का, यानी दुबई का बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल और मैनेज हो रहा है, तो आपकी जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर फॉरेन ही में आपने सैलरी अर्न करी, वो तो फॉरेन की इनकम होगी, इंडिया से कोई कंट्रोलिंग नहीं, तो उस पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को। तो ये इसमें आपको समझना है कि किस केस में आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट होता कौन है? डीम्ड रेजिडेंट एक इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है कि आप एनआरआई हैं तब भी आपको डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। कब मान लेंगे? जब आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से क्रॉस करती है, आपकी जो इंडियन इनकम है 15 लाख से क्रॉस करती है, तो आपको क्या करेंगे? आपको एनआरआई होने के बावजूद भी आपको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट का मतलब यह है आपको सेम वैसे ही माना जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस केस में भी सेम है, अगर कोई भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और इंडिया से दुबई का बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, अगर जो इनकम है वो क्रॉस कर रही है 15 लाख से, तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जो आपकी इनकम हो, इंडिया की जो इनकम है 15 लाख से मोर, तो वो कहीं भी किसी भी देश में टैक्सेबल ना हो। अगर किसी भी देश में टैक्सेबल हो गई तो आप डीम्ड रेजिडेंट नहीं बनेंगे। आई होप यू गॉट इट। दिस इज, आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। अब इसके बाद बात करते हैं टैक्स यानी मीन्स टीडीएस एप्लीकेबिलिटी फॉर पेमेंट टू एनआरआई। यानी अगर आप कोई रेजिडेंट बंदा है, अगर इस तरह के एनआरआई जो मैंने बताया है कि एनआरआई की डेफिनेशन में कौन आ रहा है, यानी बेसिक समझे तो आप फॉरेन में जो बिजनेस कर रहा है या फॉरेन में सैलरी अर्न कर रहा है, या साथ ही साथ आप ये समझे और उसने सर्टेन कंडीशन फुलफिल कर लिए जो इनकम टैक्स में बताई है, तो वो एनआरआई की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर इस तरह के एनआरआई हैं, आप उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में अंडर सेक्शन 195 आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 201। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शन होते हैं जिसमें टीडीएस काटने की जरूरत होती है, जैसे 194 LB, 194 LBA, यानी स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेसिफिक टीडीएस सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन सेक्शन 195 है, जो अदर यानी इसको कह सकते हैं ये इसमें जितनी भी स्पेसिफिक सेक्शन को छोड़ के जितनी भी नॉर्मल सिचुएशन की टीडीएस ऑन ऑल इनकम टू एनआरआई वो सेक्शन 195 में कवर होती है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अगर आप एनआरआई हैं तो आपको ये पता होगा कि एनआरओ और एनआरई अकाउंट होता क्या है, लेकिन फिर भी हम ब्रीफ करेंगे। एनआरओ क्या होता है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और एनआरई क्या होता है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इनके फायदे और सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करें। पर्पस, सबसे पहले हम पर्पस करेंगे, पर्पस समझेंगे कि एनआरई अकाउंट का पर्पस क्या है। एनआरई अकाउंट का ये पर्पस होता है, इसमें फॉरेन से इनकम इसमें आती है, सिर्फ फॉरेन से इनकम। इंडिया की जो आप एनआरई की इंडियन की इनकम होगी वो इसमें नहीं डाल सकते, सिर्फ फॉरेन की इनकम डालेंगे। अब जो एनआरओ अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट में फॉरेन की इनकम भी भेज सकते हैं और इंडियन इनकम भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, इंडियन इनकम भी उसमें होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो खाते होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनआरओ अकाउंट। इसके बाद हम बात करते हैं रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन क्या होता है? सेंडिंग मनी अब्रॉड। यानी दो तरह के अकाउंट आपको बता दी, एनआरई और एनआरओ। अब इससे विदेश में पैसा भेजना है, मीन्स फॉरेन से इनकम इसमें पार्क करी, ये एनआरई अकाउंट है। एनआरओ अकाउंट, इसमें इंडिया की भी इनकम है और फॉरेन की इनकम भी। अब इसको विदेश में उसको जरूरत पड़ी, मान लीजिए दुबई में या यूएसए में उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या इस अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है। इसमें क्या एनआरई अकाउंट के लिए ये बेनिफिट है कि एनआरई अकाउंट से फ्रीली हम लोग ट्रांसफर भेज सकते हैं। लेकिन एनआरओ अकाउंट है, उसमें क्या है? उसमें इंडिया की भी इनकम है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसमें इंटरेस्ट तो आप भेज सकते हैं, रिपैट्रिएट कर सकते हैं बिना यानी कोई इसमें कंडीशन नहीं, इंटरेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो डिपॉजिट अमाउंट है, उसकी एक लिमिट है, यूएसडी 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप ट्रांसफर करते हैं तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। एनआरओ से अगर आप रिपैट्रिएट करते हैं, एक तो ये यूएसडी 1 मिलियन है पर फाइनेंशियल ईयर ही ट्रांसफर करते हैं, साथ ही कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना है, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अब इन दो अकाउंट में हमें इंटरेस्ट की इनकम हुई। अब एनआरई अकाउंट की जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और एनआरओ अकाउंट की जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। और साथ ही साथ इस बात का आपको ध्यान करना है, क्योंकि एनआरओ और एनआरई अकाउंट जो नॉर्मली क्या होता है? ज्वाइंट अकाउंट खोले जाते हैं। एनआरई अकाउंट के लिए बेनिफिट है कि वो, सॉरी बेनिफिट नहीं कहेंगे, फॉल बैक है। एनआरई अकाउंट क्या है? सिर्फ एनआरई को ज्वाइंट अकाउंट किससे किसके साथ? आपके पेरेंट्स अगर इंडिया में रह रहे हैं, रेजिडेंट है, तो उनके साथ आप एनआरई अकाउंट ज्वाइंटली नहीं ओपन कर सकते। एनआरई अकाउंट सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ ही आप ओपन कर सकते हैं। अब एनआरओ की बात करें, एनआरओ में ये फैसिलिटीज होती है कि आप एनआरआई के साथ बोलें या पेरेंट्स जो आपके रेजिडेंट है उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलें।
तो यानी यहाँ पर कुछ एनआरओ के बेनिफिट है, कुछ एनआरई के बेनिफिट है। एनआरओ का सिंपली आप ये समझ सकते हैं, एनआरओ की जो भी हो गए, एनआरओ से फॉरेन में भेजने से पहले हमें बहुत से कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया की इनकम इसमें आती है। जब इसमें इंडिया की इनकम आएगी तो इंटरेस्ट पे टैक्स भी लगेगा, साथ ही साथ अगर ये इनकम बाहर जाएगी, विदेश में जाएगी, तो उसके कुछ कंप्लायंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप यू गॉट इट। फर्दर जैसा कि हमने बात की थी, अब यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। अगर हमें फॉरेन में पैसे की जरूरत पड़ गई, अगर हम दुबई में जॉब कर रहे हैं या यूएसए में जॉब कर रहे हैं, हमें इनकम की जरूरत पड़ गई, यानी हमने ट्रांसफर तो अपने पेरेंट्स को कर दिया था, लेकिन अब क्या करना, पार्क कर दिया था, एनआरओ में पार्क कर दिया था। एनआरओ में ज्वाइंट अकाउंट पेरेंट्स के साथ है, एनआरओ में पार्क कर दिया हमने ताकि हमारे पेरेंट्स यूज करें, लेकिन हमें विदेश में भी जरूरत पड़ गई और एनआरओ में ठीक ठाक बैलेंस है। तो हम किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, क्या प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मिस्टर कुमार है, इज एन एनआरआई इन कनाडा। कनाडा में एनआरआई यानी हो सकता है जॉब कर रहे हो सकता है बिजनेस कर रहे हो। ही अर्न्स 40,000 पर मंथ एज ए रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, उसमें 40,000 पर मंथ उनकी इनकम है। दिस रेंट इज डिपॉजिट इन हिज एनआरओ अकाउंट। जो एनआरओ अकाउंट है उसमें 40,000 डिपॉजिट हो रहा मंथली के हिसाब से। ही वॉन्ट टू सेंड, उसमें कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, ही वॉन्ट टू सेंड 6 लाख टू कैनेडा फॉर द इन्वेस्टमेंट। यानी कनाडा में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो 6 लाख एनआरओ अकाउंट से कनाडा में भेजना चाह रहा है। किस तरह से भेजेगा, ये पूरा प्रोसेस आप प्रॉपरली वॉच ओवर करें ताकि आपके लिए नॉन कंप्लायंस से बच सके, इनकम टैक्स की कोई पेनल्टी आपके ऊपर ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीए हायर करना पड़ेगा। रीजन क्यों? क्योंकि आपकी जो आप जितना ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना 5 लाख से बियॉन्ड कर रहे हैं। जब भी आप 5 लाख से बियॉन्ड करते हैं तो आपको सीए को हायर करना पड़ेगा, सीए से 15 सीबी फाइल करना पड़ेगा। साथ ही साथ 15 सीए आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल करेंगे, 15 सीए भी होगा और 15 सीबी होगा। साथ ही साथ जो भी आपका सीओ वो कंफर्म करेगा टीडीएस ऑन रेंट एंड इनकम इज पेड, यानी जो भी रेंट आपको मिला है उस पर जो भी टीडीएस जमा होना चाहिए, तो आपके जो भी टेनेंट है उसने टीडीएस काट के जमा कर दिया। तीसरी चीज, सबमिट डॉक्यूमेंट टू हिज बैंक, यानी जो 15 सीए सीबी और टीडीएस का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अपने बैंक को देना है। बैंक ट्रांसफर, जब इस बैंक को सारी चीजें मिल गई, बैंक को क्या क्या मिल गया, फॉर्म 15 सीए, फॉर्म 15 सीबी, साथ ही साथ टीडीएस का सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज मिल गई, तो अब क्या करेगा, बैंक ट्रांसफर कर देगा फ्रॉम हिज एनआरओ टू हिज एनआरई अकाउंट, यानी आपके एनआरओ से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एनआरई से फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, फ्रीली आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ्रीली रिपेट्रिएट, यानी आप कनाडा में भेज सकते हैं फ्रीली, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। फर्दर हम लोग समझते हैं यहाँ पे फाइलिंग आईटीआर फॉर एनआरआई। ये आपके लिए कंफ्यूजन, जो हमारे दुबई के दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि हम आईटीआर फाइल करें नहीं फाइल करें, और कैसे फाइल करें और किस आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें। आप अगर एनआरआई हैं, आपके लिए सिर्फ 2 आईटीआर फॉर्म है, पहला आईटीआर 2, दूसरा क्या है, आईटीआर 3। आईटीआर 2 किसके लिए, अगर आपकी सिर्फ कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। आपका कोई बिजनेस है इंडिया में तो आईटीआर 3 फाइल। इसके बाद बात करते हैं मैंडेटरी इफ इनकम मोर देन 3 लाख। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आ रहे हैं और आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसके बाद बात करते हैं ड्यू डेट की। ड्यू डेट, अगर आप एनआरआई हैं तो आपको ड्यू डेट यही समझ में आ रही होगी 31 जुलाई 2025। नहीं, इस बार क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया, अप टू 15 सितंबर 2025। आपको जो अपना आईटीआर फाइल करना है, कब तक फाइल करना है, 15 सितंबर 2025 तक आपको अपना आईटीआर फाइल करा लेना। आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की सर्विस में, ताकि आपका जो आपका आईटीआर फाइल हो प्रॉपरली फाइल हो और आपकी फॉरेन इनकम प्रॉपरली डिस्क्लोज हो, क्योंकि आपकी फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट होती है, आप प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहे हो विदाउट एनी डाउट। इसके बाद बात करते हैं कुछ हमारे फ्रेंड हैं, क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, उनको पता ही नहीं, उन्होंने अपना पैन और आधार से लिंक ही नहीं करा। पैन को आपको आधार से लिंक कराना, पहले फ्रीली गवर्नमेंट कर रही थी, फिर 500 फीस हुई, अब आपकी फीस कितनी होगी, 1000 गवर्नमेंट फी है पैन और आधार लिंक करने की। तो प्लीज सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आपने अपना आईटीआर कभी भी फाइल नहीं किया, पहला आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले देख लें पैन और आधार लिंक है कि नहीं। अगर लिंक नहीं, सबसे पहले लिंक कराएं, फिर आप किसी प्रोफेशनल, जो भी आपको रिप्यूटेड प्रोफेशनल लगे, उससे आप अपना आईटीआर फाइल कराएं।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नो नीड टू फाइल आईटीआर। कब आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं। ये पहली सिचुएशन ये है कि आपकी क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम है और उस पर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं। आपकी भले ही आपकी जो इनकम है 3 लाख से क्रॉस कर ली, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं, ये आपको इनकम टैक्स ने एग्जेम्पशन दी हुई। साथ ही साथ ध्यान रखना है, अगर ये एग्जाम्पशन तो दी है, अगर इसको ले लेते हैं लेकिन आपको जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना आईटीआर फाइल कराएं। कई सिचुएशन में आपको टीडीएस रिफंड और कहीं वीजा अप्लाई और कई जगह आईटीआर का यूज होता है। आईटीआर आपको फाइल करना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से बिलो भी है तो भी किन किन सिचुएशन में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आप कुछ हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ फॉरेन की इनकम है तो वो एग्जाम्प्ट होती है, तो हम क्यों आईटीआर फाइल करें। आपको आईटीआर तब भी मैंडेटरी हो जाएगा, सिचुएशन क्या है, आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में इंडिया का जो है 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि आपके पास इनकम फॉरेन इनकम आ रही ज्यादा आ रही, आपने 50 लाख से ज्यादा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर विद इन फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर कर दिया, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी। अगर नहीं करते तो आपके पास नोटिस आ सकती है। इसके बाद बात करें 1 करोड़ इन ए करेंट अकाउंट, आपका इंडिया में कोई करंट अकाउंट है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट कर दिया विद इन फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी। इसके बाद आपका अगर टीडीएस 25,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है विद इन फाइनेंशियल ईयर तो आपको तब भी आईटीआर मैंडेटरी है। इसके बाद फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट, इंकर्ड ए ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये आपसे रिलेवेंट, ये आपसे ज्यादा रिलेवेंट है कि आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं जिसका जो कॉस्ट है 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा, ये नॉर्मल है। अगर 2 लाख से ज्यादा होगा तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इन सिचुएशन में आपकी 3 लाख से कम होने के बावजूद भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा भी आईटीआर फाइल करने के मैंने फायदे बता दिए कि आपके वीजा से रिलेटेड इशू होंगे तो वहां भी आईटीआर की कभी कभी जरूरत पड़ती है, वहां पे आईटीआर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बता दिया कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, आप उसको रिफंड क्लेम तभी कर पाएंगे जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद तो हम डिस्कस करते हैं, जो स्टार्ट में मैंने कंफ्यूजन की बातें की है, तो इसमें कंफ्यूजन जो पहली चीज थी एनआरओ टू एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करके फॉरेन में यूज करना है पैसा, उसका मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया। नेट सेल में कहे तो मैंने बता दिया 15 CA 15 CB और टीडीएस सर्टिफिकेट। इसके बाद बात करते हैं इज इट आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी, नहीं मैंडेटरी नहीं, कुछ सिचुएशन में मैंडेटरी नहीं, कुछ सिचुएशन में मैंडेटरी, मैंने इसको भी अपने वीडियो में कवर कर ली। इसके बाद हमने कुछ इनकम जो ये बताई थी सारी चीजें कवर कर ली। इससे ये मैंने ये चीज नहीं कवर की, सैलरी इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन एम्बेसी, अगर इंडियन एम्बेसी है, अगर दुबई में इंडियन एम्बेसी है, आप वहां पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी सैलरी टैक्सेबल होती है क्योंकि वो इंडिया से राइज हो रही है, लेकिन आपके जो अलाउंसेज होते हैं वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी जो अलाउंसेज आपको मिलेंगे वहाँ फॉरेन के वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेम इसी तरह, अगर जर्मनी की एम्बेसी इंडिया में है और जर्मनी के बंदे इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनकी जो भी इनकम हो रही वो तो फॉरेन से जनरेट हो रही, तो इनकम एज पर इनकम टैक्स लॉ वो एक्सेप्ट होती है। फाइनली विच आईटीआर फ्रॉम नीड टू सेलेक्ट, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, आईटीआर 2 और 3। I hope you got it. I try to make it very simple. Thank you for watching my video. If you like my video, please comment here. If you are NRI, if you have any doubt, please comment here. I will respond instantly. Thank you very much.